आज का जो टॉपिक है वो है उन्नाव रेप केस को लेकर। आपको सबसे पहले मैं अवेयर कर दूं कि पूरा मामला क्या है। आखिरकार क्या है पूरा मामला। ये इतना बड़ा जो केस है वो लोगों के अंदर इसको लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ है और साथ ही साथ न्याय पर अब भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा है। तो आखिरकार ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्या है इसका अपडेटेड वर्जन, शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है स्निग्धा और बिंदास भारत में आप सभी का स्वागत है। पूरा मामला क्या है हम सबसे पहले जानेंगे। तो 2017 में बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर ने, जो कि 17 साल की लड़की के साथ रेप किया था और पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद तो दी, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर हाई कोर्ट ने एमएलए को ये कहा कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है और साथ ही साथ सेक्शन 5C जो कि गलत लगाया गया। काफी बड़ा मामला था, काफी कंट्रोवर्सी रही इसको लेकर। अब जो सेंगर है वो बाहर है, जो कि एक रेप जो एक 17 साल की लड़की के साथ रेप करने के बाद भी वो बाहर है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को अब चैलेंज करेगी, क्योंकि पीड़िता का परिवार पूरी तरीके से दर्द में है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की का दर्द, किस तरीके की पीड़ा पीड़िता और पीड़िता का परिवार इस वक्त सह रहा होगा। बहुत ही ज्यादा वो कहीं ना कहीं वो पेन जो है वो हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही महसूस कर पाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि पीड़िता के परिवार की बात करूं तो पिता की हत्या हो गई है और जो चाचियों की है, चाची जो थी, वो चाचियों की मौत हो चुकी है ट्रक एक्सीडेंट में। इसको लेकर लगातार इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट और ड्रामा भी काफी हुआ है, काफी ज्यादा इसको लेकर ड्रामा हुआ है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। और अगर बात करूं तो पीड़िता और मां ने सिंगर बेल पीड़िता और उनकी मां की तरफ से जो है वो बेल, सिंगर का जो बेल है वो कैंसिल हो चुका है। सुरक्षा और जस्टिस की मांग की गई है। इंडिया गेट पर जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको देखा जाए तो लगातार इंडिया गेट पर जस्टिस की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस ने काफी लोगों को बहुत जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को घसीटा, इनफैक्ट उन्हें जेल भी ले गए। बस में उन्हें जम कराकर उन्हें किसी तरीके से जेल ले गए। काफी सारी इनकी वीडियोस भी वायरल हुई है। आप सभी इस अगर केस से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे, अवगत होंगे, तो आप जानते होंगे कि काफी सारे लोग जो हैं इस केस से अवगत हैं और आई गेस अगर बेहतर होगी। ऐसे में बताना चाहूंगी कि लगातार इस केस को लेकर कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। राहुल गांधी से भी मिले मिले हैं लोगों ने लगातार मिलने की कोशिश की, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। इनफैक्ट पीएम से भी पीएम से भी मिलने की लोगों ने इच्छा जाहिर की कि इस केस को लेकर और लोगों को आखिरकार कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इसको लेकर उन्हें गुहार लगाई। वो उन्होंने पीएम से भी अपील की कि उनसे मुलाकात करा दी जाए, ताकि एक कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है वो अब अन्याय ना हो। लेकिन ऐसे में अगर लेटेस्ट ट्विस्ट की बात करें तो लेटेस्ट ट्विस्ट क्या कहता है कि सीबीआई ने एसएलपी फाइल तो करेगी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं। सेंगर जो कंडीशंस है, सबसे पहली बात ये बता दूं कि अभी तक फिलहाल विक्टिम से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लोग लगातार जो भी उनके कंसर्न्ड केस से कंसर्न लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो उनसे कंसर्न तरीके से पुलिस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पूरा इमोशनल स्टोरी, आई गेस इस पूरी इमोशनल स्टोरी पे हम आज बात करने वाले हैं, इस केस पर बात करने वाले हैं जो कि 17 साल की लड़की के साथ, लड़की के ऊपर बीता है। क्या कुछ हुआ है उनके साथ और क्या कुछ इमोशनल स्टोरी रही है, इस एंगल को हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हम आज के लाइव से इसी टॉपिक पे जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल होंगे इस केस को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, आप जरूर पूछिए अपने सवाल। और हम आज इस पूरे लाइव सेशन में अपने इस केस को डिस्कस करेंगे। हमेशा से अपनी जो केस है उसको शुरू करते हैं, साथ ही साथ जो कुछ सवाल है वो भी शुरू करेंगे और आपके भी सवाल और आपके भी विचार जानेंगे।
तो वैसे तो कुछ लोगों काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं और आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूँ कि ये बिंदास भारत है और बिंदास भारत हमेशा से आप लोगों को अवेयर करता है, एजुकेट करता है और हमेशा से आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आता है जिससे आप काफ़ी कनेक्ट हो सके और अपने विचार डाल सकें। तो अब हम इस तरीके से आप जितने भी लोग इस फिलहाल इस लाइव में जुड़ रहे हैं, कनेक्ट होइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम हमेशा से ऐसे लाइव सेशंस लेकर आएँगे और हम हमेशा से ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँगे जो कि आपसे कनेक्टिंग हो। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हमारा अगला लाइव सेशन हो, वो भी कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पर अगला जो लाइव हो, उससे ज़रूर कनेक्ट करें। तो अगर सबसे पहला सवाल अगर हम पहले सवाल पर जाना चाहें, तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब दोषी ठहरा दिया गया, तो फिर उसे हटाया क्यों गया? और उन्नाव रेप केस पर पुलिस, कोर्ट और सिस्टम पर ये सीधा सवाल है। यहाँ तक कि अगर आप भी जानना चाहेंगे कि कोई ना कोई अगर दोषी है, तो उसका हल होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर दोषी है, दोषी उसे ठहरा दिया गया, तो आखिरकार उसे बेल क्यों मिली? उसे क्यों कहीं न कहीं इससे हटा दिया गया? तो अगर आपका भी ये सवाल है, तो आप भी बताएँ कि आपको क्या लगता है? इस केस में उस दोषी को क्यों हटाया गया या फिर क्यों उसे बेल मिल गई? और फिलहाल अब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो गायब है, वो फरार है। इस पर आपकी क्या राय है? अ, तालिब ये बोल रहे हैं कि मैम पार्लियामेंट में वुमेन को 50% सीट होनी चाहिए, बिल्कुल। इसी तरीके से जो इस लाइव सेशन के दौरान आप जो भी टॉपिक्स चाहते हैं कि हम अपने अगले लाइव सेशन में कनेक्ट करके इस लाइव सेशन में अगले लाइव सेशन में हम लेकर आएँ, ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि किस तरीके का टॉपिक आप चाहते हैं कि हमारे बिंदास भारत की तरफ से हम अगले लाइव सेशन में लेकर आएँ। बट सबसे पहला जो सवाल है उन्नाव रेप केस को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं और एक बार फिर से क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम एक बार फिर से शुरू करते हैं और मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिंदास भारत पर और हम हर बार की तरह इस बार भी लाइव लेकर आए हैं, लेकिन आज हम किसी न्यूज़ को डिस्कस करने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे केस पर डीप रिसर्च करने आए हैं और एक बार फिर से डीप रिकैप भी नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल कर रहे हैं सिस्टम से कि आखिरकार इस केस में अभी तक न्याय क्यों नहीं मिली और हम इस डीप रिसर्च में इंसाफ चाहते हैं और साथ ही साथ सिर्फ ये हमारी तरफ से सवाल नहीं होगा, आपकी तरफ से जवाब भी होगा, आपके विचार भी हम इस लाइव के दौरान लेंगे। तो ऐसे में आज हम एक इंसाफ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आज हम इंसाफ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आज हम सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब भी इस केस को लेकर काफ़ी अवेयर होंगे और सिस्टम से सवाल करना तो आपका भी बनता होगा। आप भी पूछना और जानना चाहते होंगे कि आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सबसे पहला अगर सवाल है तो सवाल काफ़ी सिंपल है, लेकिन बहुत ही भारी है। सवाल जो है वो काफ़ी सिंपल सा है लेकिन बहुत भारी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं सवाल करूँगी उसका जवाब आप देंगे और आपके क्या विचार हैं इन सवालों पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, तो फिर उन्नाव की बेटी को इंडिया गेट से घसीट कर क्यों हटाया गया? सबसे भारी सवाल है एक्चुअली और सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं जानना चाहूँगी, आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं कि जब कुलदीप सेंगार को कोर्ट से दोषी ठहरा कर हटाया गया, तो आखिरकार उन्नाव की बेटी को इंडिया गेट से घसीट कर क्यों हटाया गया? क्या है इस पर आपके विचार और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर शेयर करें। काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
बिल्कुल अखिल खत्री जी ने कहा है कि सवाल सिर्फ सरकार से क्यों, कोर्ट पर क्यों नहीं। जय हिंदू राष्ट्र, मुझे तो आप कांग्रेसी लग बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बात कर रहे हैं मैं बिंदास भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बात करूँ अगर मेरी, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, बिकॉज़ एक एंकर हमेशा से न्यूट्रल होती है केसेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विचार बताएँ कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार दोषी ठहरा देने के बाद भी उन्हें क्यों बेल भी मिली और क्यों अभी भी जो बेटी है वो न्याय की माँग कर रही है? तो आप ही बताएँ कि क्या दोषी को राहत और पीड़िता को लात पड़ना, क्या यही न्याय और यही जस्टिस है? वाक़ई में जब दोषी जो है वो आराम से फ्री घूम रहा है, उसको राहत मिल चुकी है उस सज़ा से, और जो पीड़िता है वो अब भी दर्द में है और उसे इंडिया गेट से घसीट कर हटा दिया जाता है। तो क्या यही न्याय है? क्या यही जस्टिस है? मेरा मानना है कि सेंगार को नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कन्हैया लाल के मर्डर करने वाले को। राघव राघव जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं न कहीं आपके विचार बिल्कुल सही हैं। अ, अखिल जी पूछ रहे हैं, मैडम डिड यू सपोर्ट हिंदू राष्ट्र? अखिल जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज हम इस टॉपिक से ना भटकते हुए इसी टॉपिक पर रहते हैं। आपके क्या विचार हैं, ये जानना चाहूँगी। तो बहुत अलग-अलग तरह के लोगों के विचार आ रहे हैं। चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल तक पहुँचने से पहले जब दोषी ठहरा दिया गया, तो विक्टिम को हटाया क्यों गया? ये भी एक सवाल है एक्चुअली। अ, बिल्कुल इंडियन इंडियन रोहित बॉय जी, मैम प्लीज़ मेरा रिप्लाई बिल्कुल, बिल्कुल आप जो भी टॉपिक है, टॉपिक से ना भटक कर हम कनेक्ट करेंगे इसी टॉपिक पर ही। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से शुरुआत करते हुए बताती हूँ कि ये कहानी शुरू होती है 2017 से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहाँ एक गाँव माखी, एक 17 साल की लड़की जो कि ना कोई जा जो जिसकी ना कोई पॉलिटिकल पहचान थी, ना कोई मीडिया पावर था और ना ही कोई गॉडफादर। सिर्फ एक सपना नौकरी पाने का और एक भरोसा सिस्टम का। तो शुरुआत होती है कहानी की कुछ ऐसे और धीरे-धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। शुरुआत भरोसा और धोखा। तो ऐसे में शुरुआत उसकी कैसे हुई? उसके सपने थे कि वो एक नौकरी पा सके, सिस्टम उसका सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं उसकी शुरुआत किससे हुई? भरोसा और फिर धोखा, जो कि 4 जून 2017 की बात है। ऐसे में उस लड़की को बुलाया जाता है एक पावरफुल एमएलए के घर पर और उस पावरफुल एमएलए का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उस लड़की को बुलाते हैं अपने घर। कहीं न कहीं लड़की को एक भरोसा होता है कि मुझे सिस्टम पर भरोसा है, मुझे नौकरी मिलेगी और वो नौकरी की तलाश और आस में उस एमएलए के घर पहुँचती है। पावर बीजेपी का एमएलए और पोजीशन जिससे पूरा इलाका काँपता था। ऐसे में अगर बात करें उस एमएलए के पावर और पोजीशन की, तो वो बीजेपी का एमएलए था और उससे पूरा जो इलाका है, महकमा है, वो कहीं न कहीं काँपता था, डरता था। आगे बात करें अगर, तो लड़की गई क्योंकि उससे कहा गया नौकरी दिलवा देंगे। उसे एक आस दी गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी और वो इसी होप में सीधे से एमएलए के घर पहुँच गई। और वहाँ हुआ जो देश में अक्सर होता है जब पावर और लालच एक साथ मिल जाता है। उसका अ, वहाँ जाते ही उसका वहाँ पर रेप किया गया। यानी कि
नौकरी का झांसा देकर एमएलए ने घर बुलाकर बहुत ही बेरहमी से उस 17 साल की लड़की के साथ रेप किया। पुलिस के दरवाजे पर जब वो जाती है, चुप्पी, लड़की पुलिस के पास गई, स्टेटमेंट दिया, यहाँ तक कि लड़की ने हार नहीं माना। कई सारी लड़कियाँ जो हैं वो इस सिचुएशन में आने के बाद हार मान जाती हैं, शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं और शायद वो सिस्टम से हेल्प भी लेना नहीं चाहती। लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी और वो पुलिस के पास भी गई, वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया पूरी तरीके से और यहीं से सिस्टम का असली चेहरा दिख गया। क्योंकि अगर हम एक विश्वास लेकर जाते हैं पुलिस के पास या फिर हम किसी एक विश्वास लेकर जाते हैं किसी मिनिस्टर के पास, लेकिन अगर आपके उसी विश्वास पर विश्वासघात हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं फेलियर है। जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिस पे अब हम कहीं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, सिस्टम पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में अगर बात करें तो यहीं से जो सिस्टम का है वो असली चेहरा हमें देखने को मिला। पुलिस ने एमएलए का नाम ही नहीं लिखा। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही लड़की ने पूरी डिटेल पूरे मामले बताए और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही कुलदीप सेंगर का नाम लिया गया और लड़की ने बताया कि उसने ऐसा किया है मेरे साथ, तो यहाँ पुलिस ने साफ तौर पर एमएलए का नाम लिखने से उस स्टेटमेंट में इनकार कर दिया। एफआईआर में पावर का नाम गायब और लड़की को बोला गया कि घर जाओ। यहाँ साफ सीधी-सी बात थी कि जहाँ पर एमएलए के पास इतना पॉलिटिकल पावर है, सपोर्ट है, सब कुछ है और एक लड़की जो कि जिसके पास ना पॉलिटिकल पावर है, ना सपोर्ट है और ना ही एक पहचान है। सिर्फ एक जॉब की तलाश में वो वहाँ पहुँची और वहाँ उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और वो जब पुलिस को स्टेटमेंट लिखवाने आती है, एक सपोर्ट चाहती है सरकार से और सिस्टम से, तो वहाँ भी वो कहीं न कहीं ये सिस्टम उसके सामने फेलियर साबित होता है क्योंकि उसे सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर जहाँ पर उस स्टेटमेंट में एमएलए का नाम ही नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो एक पावरफुल इंसान है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर उसे ये बोल दिया जाता है कि घर चले जाओ। अब ऐसे में अगर सोचिए 17 साल की बच्ची जो कि रेप के बाद और सिस्टम के सामने वो फिर अकेली आती है और अपने पूरे मामले को बताती है, ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं वो डर कर छिप जाती हैं, लेकिन अगर इस 17 साल की बच्ची की बात करें तो ये निडर थी, ये सिस्टम के पास इस आस से गई कि शायद उसे वहाँ से सपोर्ट मिले लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा मिला। ऐसे में अगर बात करें आगे की, तो सीएम को लेटर और फिर आखिरी हद 17 अगस्त 2017 को हुई। सीएम को लेटर पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन जो लिमिट जो क्रॉस हुआ, वो हो गया 17 अगस्त 2017 को उस लड़की ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लेटर लिखा। उसने कोशिश की कि वो योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे और वहाँ पे वो लेटर पहुँचाए ताकि कहीं न कहीं अगर पुलिस साथ ना दे रही हो, तो सरकार से उसे सपोर्ट मिल सके। लेटर में सिर्फ एक ही बात लिखा, मुझे न्याय चाहिए पर जवाब। उसने सिर्फ और सिर्फ लेटर में एक ही बात लिखी थी, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि वो जिस सिचुएशन में थी, जो उसके साथ हुआ था, वो बयाँ करना या फिर वो फ़ील कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में वो अपने लिए लड़ रही थी, न्याय की उम्मीद में न्याय माँगने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर पुलिस ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया, उसे घर भेजकर। उसने दूसरी बार फिर से कोशिश की, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर और उनसे न्याय माँग कर कि मुझे न्याय चाहिए। अगर बात करें अप्रैल 2018 की, 2017 के बाद 2018 में अप्रैल 2018 में उस लड़की के पिता को एमएलए के सपोर्टर्स ने भी पीट दिया। 2018 में एक बार फिर लड़की फिर से और फेलियर साबित हो गई क्योंकि उसके परिवार वालों के साथ जो ऑलरेडी पहले से काफ़ी परेशान थे, ऐसी चीज़ें होने के बाद, उसके बाद परिवार वालों को अब घात करने की यानी कि उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात की कमाल देखिए कि पहले पिता को मारा गया, फिर उस पिता को पुलिस ने जेल भेज दिया।
यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था कि पहले पिता को मारा गया और फिर पिता को ही वापस जेल भी भेज दिया गया है और इल्लीगल आर्म्स के झूठे केस में उसे फंसा दिया गया। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जो ऑलरेडी विक्टिम है, विक्टिम के पेरेंट्स के साथ उसे मारपीट किया जा रहा है। पहली बात तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस के सामने। पुलिस ने उसे ऑलरेडी अब यहाँ पर एक साजिश रची जा रही है उसके परिवार के खिलाफ ताकि उसे डरा-धमका कर कहीं न कहीं कि वो केस वापस ले ले, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स यानी कि उसके पिता को मार-पीट कर इल्लीगल वेपन्स के मामले में जेल के अंदर भेज दिया गया। जब बेटी ने आग को चुना, तो आखिरकार क्या हुआ? बात करते हैं 8 अप्रैल 2018 की। सीएम रेसिडेंस के बाहर वो लड़की अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर खड़ी थी। तो यहाँ पर 2018 अगर हम 8 अप्रैल की बात करें, तो वो मिट्टी का तेल लेकर सीएम हाउस के बाहर खड़ी थी और लगातार सोचिए एक लड़की जब आग को चुनती है, तो कितना बड़ा एक्शन ले रही है। जब वो इस दरिंदगी के बाद भी वो बचकर निकल कर बाहर आई, सिस्टम से सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहाँ से माँग करने की कोशिश की, वहाँ से उसे सपोर्ट नहीं मिला, सीएम हाउस तक वो पहुँच गई और वो वहाँ पहुँचने के बाद सीधे से उसने एक ही ऑप्शन रखा, या तो मेरे साथ न्याय हो या मैं खुद के साथ अपने साथ अन्याय करूँगी। लेकिन उसने कहीं न कहीं तीसरी बार ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तीसरी बार भी कोशिश की है, लगातार 2 बार सिस्टम से फेल होने के बाद ये तीसरा अटेम्प्ट था, जो वो मिट्टी तेल लेकर वहाँ खड़ी हो गई। उसने कहा मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है और तब मीडिया जगा और देश जगा। ऐसे में जैसे ही वो उसने ये एक अह अहम फैसला लिया कि जब अब तक सिस्टम ही नहीं सुन रहा है, तो शायद मुझे ही न्याय करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सीएम हाउस के बाहर जाकर मिट्टी का तेल लेकर वो खड़ी होकर और वो साफ-साफ यही बोल रही है कि मुझे जीने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में तब वहाँ से सबकी आँखें खुली है और तब इस केस को लेकर लोगों ने फ़ोकस किया है। 9 अप्रैल 2018 की बात करूँ, तो एक बार फिर उसके साथ बहुत बड़ा फेलियर फिर से एक होता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता है, वो होती है पिता की मौत। 9 अप्रैल 2018 में पुलिस कस्टडी, उस लड़की के पिता की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम ने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान, मारपीट के सबूत, जैसा आप सभी को बताया था मैंने कि इससे पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था उसके पिता को और कस्टडी में लेकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था उसके पिता पर कि इल्लीगल वेपन्स का वो कहीं न कहीं धंधा कर रहे थे। ऐसे में 9 अप्रैल 2018 में उनकी मौत हो जाती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते हैं, तो उसमें पता लगता है कि उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं और बहुत ही बेरहमी से मारा-पीटा गया है। तो इसके डॉट्स कहाँ पर जुड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं पिता के साथ क्या हुआ? और अभी तक जो मैंने आपको इस केस पर अपडेट दिया है, इस पर आप अप्रैल 2018 को कुलदीप सेंगार को अरेस्ट किया गया और लगातार उसके गिरफ्तारी के बाद ये जो कहानी है, ये यहीं नहीं रुकती है या ये जो मामला है, वो यहीं नहीं रुकता है। जुलाई 2019 में एक्सीडेंट या वार्निंग यानी कि विक्टिम, उसकी फैमिली और उसका जो लॉयर एक गाड़ी में जा रहे थे। विक्टिम, उनकी फैमिली और जो लॉयर है वो सब एक साथ जुलाई 2019 को 7 जुलाई 2019 की जो तारीख है उस दिन एक गाड़ी में जा रहे थे और एक ट्रक ने सीधी टक्कर मारी। तो वहां से एक सीधी ट्रक ने आकर सीधे से टक्कर मार दी। नंबर प्लेट पर काला पेंट, 2 चाचियां मौके पर मौत, विक्टिम और लॉयर जिंदगी मौत के बीच। तो अब ये जो फेलियर है वो हमें एक बार फिर से दिख रहा है। एक बार सबसे पहला फेलियर दिखा कि उसने पुलिस के पास वो गई, फिर उसने लेटर लिखा, तीसरी बार वो सीएम हाउस के पास गई, रेसिडेंस के सामने उसने कोशिश की जिंदगी जीने के लिए, अपनी उम्मीद जीने के लिए भीख मांगने। चौथी बार उनके पिता की मौत हो जाती है और अगर 5वीं बार फेलियर की बात करें, तो यहाँ विक्टिम जो कि जा रही थी अपने परिवार के साथ, उसे सीधे से मारने की कोशिश की जाती है।
तो यहाँ लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है और शायद इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया या फिर इस पे अपडेटेड मामला क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अ, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोगों अपने विचार भी रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ये जो बोल रहे हैं, महिला आरक्षण देने की स्थिति। जी, बिल्कुल हम इस सारे टॉपिक्स पे कनेक्ट होंगे बट हम पहले इस मामले पर डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अपडेटेड मामला कहाँ तक पहुँचा है। ऐसे में अगर आप बात करें कि जैसे ही विक्टिम और उनके परिवार यानी कि गाड़ी से जा रहे थे, उन्हें टक्कर मारा गया, तो आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट लिटरली एक एक्सीडेंट था या ये एक वार्निंग थी? क्या लगता है आपको? ये एक वार्निंग देने की कोशिश की गई थी पीड़िता को या एक एक्सीडेंट था? ट्रक ने सीधी टक्कर मारी, जो उनके साथ जो ट्रक ने सीधी टक्कर मारी थी, उसके नंबर प्लेट पर एक ब्लैक पेंट लगा था। इससे साफ पता चलता है कि ये एक प्लान्ड साजिश थी, विक्टिम और उसके परिवार को मारने की। ऑलरेडी पिता को मारकर उसने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था, पिता को मारकर उसने ऑलरेडी विक्टिम को बहुत ही कमज़ोर कर दिया था और अब यहाँ पर दूसरी बार फिर से एक अटेम्प्ट और कोशिश थी विक्टिम को मारने की और उसे कहीं न कहीं और वीक बनाने की। ऐसे में उनकी जो 2 चाचियाँ थी विक्टिम की, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और विक्टिम और जो लॉयर है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। सीबीआई ने कहा ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर अटेम्प्ट था। ऐसे में सीबीआई का जो स्टेटमेंट है, उसने साफ तौर पर सीबीआई ने ये कह दिया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। राहुल चंद ने इस पर एक कमेंट किया है कि अपना बदला खुद लो, कहीं मत जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मामले और इन चीज़ों को देखने के बाद लोगों को का सिस्टम से भी विश्वास उठ चुका है और उनका ये मानना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो आप खुद ही उस पर एक्शन लें और खुद ही बदला लेने की कोशिश करें, ना कि सिस्टम पे भरोसा रखें। जी। आगे बात करते हैं विक्टिम सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली है और विक्टिम ने सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब लेटर लिखा है। अब सीएम के बाद उन्होंने सीधे-सीधे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विक्टिम ने लेटर लिखा और फिर जो हुआ, वो सिस्टम के लिए एम्बैरेसमेंट था। जो इसके बाद अब आगे होने वाला है, इस इमोशनल फेज़ में, वो और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस है वो दिल्ली ट्रांसफर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस उन्नाव के केस को जो है वो सीधे से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। फास्ट ट्रैक ट्रायल का ऑर्डर और सिक्योरिटी और कॉम्पेंसेशन और इस केस पर फास्ट ट्रैक ट्रायल का ऑर्डर दे दिया गया और सिक्योरिटी और कॉम्पेंसेशन की भी मांग की गई। कोर्ट का वर्डिक्ट दोषी 16 दिसंबर 2019 मामला 2017 से सीधे 2019 तक हम आते हैं। अभी तक हम 2017 से अपडेट लेते अभी हम 2019 पर हैं और 16 दिसंबर 2019 की बात करें तो दिल्ली कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर रेप का दोषी है। जहां पर जाकर अ, दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उन्हें बताया कि वो विक्टिम का स्टेटमेंट स्टर्लिंग क्वालिटी का है। ऐसे में विक्टिम का स्टेटमेंट भी जो लिया गया है उसको भी बताया गया कि वो स्टर्लिंग क्वालिटी है। ऐसे में 20 दिसंबर की बात करें 20 दिसंबर 2019 तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि पूरे जिंदगी भर की यानी कि सजा उसे मिली। मार्च 2020 में पिता की मौत के लिए 10 साल की सजा और जो पिता की मौत हुई थी उसके लिए भी मार्च 2020 में दिल्ली कोर्ट की तरफ से जो सस्पेक्ट यानी कि कुलदीप सेंगार को 10 साल की सजा सुनाई गई। विशाल ये बोल रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जो है वो फिलहाल जेल में ही है। उस पर 2 अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं। ज़मानत पहले मामले में दी गई है, तो पीड़िता ये स्टंट क्यों कर रही है? उसके ऊपर पीड़िता के पिता की मौत उसके ऊपर पीड़िता के पिता की मौत मामले में 10 साल की जो सज़ा है वो फ़िलहाल लागू रहेगी। जी विशाल हम बेसिकली इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। इस केस के अपडेटेड केस में क्या अपडेट्स आया है
और फिलहाल इस पूरा केस, ये पूरा मामला क्या है, ये हम अभी फिलहाल अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं। और फिलहाल अभी मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, बिंदास भारत हमेशा से आप सबके लिए लेकर आएगा, और इस तरीके के लाइव सेशंस में आप जुड़ते रहिए। बिंदास भारत को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इस केस में आगे की बात करें, और फिर 2025 23 दिसंबर 2025 की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लीगल टेक्निकलिटी के बेस पर रेप केस में सेंटेंस सस्पेंड कर दी, और इसी के बाद विक्टिम इंडिया गेट पहुंचती है सिर्फ एक मांग लेकर, और वो मांग है मेरी सुरक्षा। जाहिर सी बात है, लगातार विक्टिम के साथ उन्हें लगातार उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। उनके पिता, उनकी जो 2 चाचियाँ थी, इनकी मौत हो गई, और जो लॉयर उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। विक्टिम ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ विक्टिम की एक ही माँग थी कि मेरी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे में तभी शायद वो खुद को न्याय दिला पाती। ऐसे में कभी तभी वो शायद आगे बढ़कर अपनी बात लोगों तक रख पाती, और जो असल में एक्चुअली अ, कल्प्रिट है, उसको सज़ा मिलवा पाती। और ऐसे में वो सबसे पहले, सही बात बताऊँ तो वो एक ही बात माँग रही है, और वो है उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा। अगर बात करें सेगमेंट 1 की, तो कुछ सवाल हैं, आप लोगों से भी जानना चाहूँगी और उसके जवाब आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो दोषी था दोषी ठहराया गया था या नहीं? इस पर हम कुछ फैक्ट भी चेक करेंगे, और इस पर हम कुछ बातें भी करेंगे। सबसे पहले एक झूठ तोड़ देते हैं आप सबके सामने, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केस पेंडिंग है, अपील चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि लगातार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपील भी चल रही है, कुछ पेंडिंग चल रही है। तो अभी तक इसलिए सब ठीक है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कुलदीप सेंगर सिर्फ अक्यूज़्ड है या नहीं? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कुलदीप सेंगर जो है, ये अक्यूज़्ड है या नहीं? दिल्ली की कोर्ट, अगर 16 दिसंबर 2019 की बात करें, तो दिल्ली की कोर्ट ने क्या कहा है, ये मैं आपको बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगार इज गिल्टी ऑफ रेप। कोर्ट ने कहा है कि विक्टिम का स्टेटमेंट स्टर्लिंग क्वालिटी का है, मतलब इतना साफ, इतना कंसिस्टेंट, इतना भरोसेमंद कि उस पर शक करना भी अपराध है। ऐसे में जो कोर्ट की तरफ से, यानी दिल्ली कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, वो दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगार को गिल्टी बताया है, और ये भी कह दिया है कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टर्लिंग क्वालिटी की है, यानी कि वो बहुत ही साफ, कंसिस्टेंट और भरोसेमंद है, कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, और उसने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया। 20 दिसंबर 2019 अगर बात करें, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 25 लाख का उसको फाइन दिया गया। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए कि इतने बड़े दोषी को अगर न्याय की बात करें और अगर सिस्टम की बात करें, तो दिल्ली कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ-साथ 25 लाख का फाइन भी किया गया। मार्च 2020 विक्टिम के पिता की कस्टडी डेथ के केस में 10 साल की सजा। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें 10 साल की और भी सजा दी गई, क्योंकि जो विक्टिम के पिता हैं, वो कहीं न कहीं जो उन्हें मारा गया, ये साबित हो चुका था कि ये जो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ जो मर्डर की गई, वो इधर से ही हुई थी। तो वैसे इन सब केस के बाद एक बात तो वाक़ई में क्रिस्टल क्लियर है कि ये कोई बेचारा अक्यूज़ नहीं है, ये एक कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है। बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि ये तो कोई बेचारा नहीं है, जहाँ लगातार प्लान्ड मर्डर, प्लान पे प्लान्ड विक्टिम के साथ उसे टॉर्चर करना मेंटली, फिज़िकली, ये एक एक्चुअली कह सकते हैं कि कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है। इस पूरे मामले के बाद अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आखिरकार जब
जब ऑलरेडी विक्टिम के साथ इतना कुछ हो रहा था और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात भी कह दी कोर्ट ने, ऑफ कोर्स एक सुनवाई भी कर दी, सजा भी सुना दी, उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि उसे जेल से फिर क्यों बाहर रखा गया और वो बाहर कैसे निकला? तो फिर जो कुलदीप सेंगर है वो जेल से बाहर क्यों निकला और क्यों कैसे निकल पाया जबकि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली? इसके बाद भी आप क्या कहना चाहेंगे या फिर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप एक बार बताइए। सेंगर सॉरी। सरकार भी पेरोल देकर कैदियों को घर भेजती है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उसको तो बहुत लोगों के इस पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, बातें जानते हैं। विशाल लगातार कनेक्ट होकर इस मामले में अपनी राय रख रहे हैं। कुलदीप सेंगर दोषी हो चुका है। अरुण गाला accused has to be punished. Delhi court to take strict action on accused. Strict punishment. बिल्कुल बिल्कुल strict punishment should be taken actually. इट्स ट्रू। आप एक बात बताएं, कुलदीप सेंगर 7.5 साल जेल के अंदर है। सामान्य स्थिति में सरकार भी पेरोल देकर कैदियों को घर भेजती है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उसको अवसर दिया है जो हर नॉर्मल कैदी के अधिकार है। ओके एंड ओके, मिया सिंह कह रही है गवर्नमेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो सबके अपने अपने राय आ रहे हैं ऑफ कोर्स, और किसी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार उस दोषी को सपोर्ट कर रही है, शायद इसलिए वो अभी तक वो केस में जो बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि वो बाहर निकल कर आराम से है और बाहर कैसे निकला। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं असली गेम पर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा जिसके बाद वो बाहर आया। कोर्ट ने नहीं कहा कि सेंगार जो सेंगर है वो निर्दोष है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि अपील पेंडिंग है, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड की जा सकती है। तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि सस्पेंड की जा सकती है, जो उसके अपील है वो पेंडिंग है, लेकिन इसलिए सेंटेंस जो है वो सस्पेंड की जा सकती है। और फिर एक बहुत ही डेंजरस इंटरप्रिटेशन, पॉक्सो एक्ट का खेल। हाई कोर्ट ने कहा है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, इसलिए सेक्शन 5C जो कि एग्रीगेटेड असॉल्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, जो कि गलत लगाई गई। सवाल, सबसे पहला सवाल, जो एमएलए पावर का मिसयूज करे, जो पुलिस को कंट्रोल करे, जो विक्टिम के परिवार को पिटवाए, जो केस दबवाए, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, लोगों का यही कहना है कि जो सरकार है वो सरकार तो सपोर्ट ही करती है ऐसे अपराधियों को। तो क्या इस पर आप सब वाकई में जितने भी व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं और जितने भी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि सरकार अपराधियों को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ता है और वो ऐसे अपराध करते ही जाते हैं? शायद आपको कभी लगता है कि अपराध पर एक फुल स्टॉप लग पाएगा अगर सरकार अपराधियों को सपोर्ट करती ही रहेगी तो? आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि सरकार लगातार अपराधियों को सपोर्ट करती रहती है? आयुष ने ये लिखा है कि सरकार ही अपराधी है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह पाते और नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, सबके अपने-अपने विचार हैं। बिल्कुल आप अपने विचार रखिए कि आपको क्या लगता है। विशाल ये कह रहे हैं कि निठारी कांड के दोनों आरोपी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और इसका भी इस सवाल का भी जवाब मुझे लगता है जनता या आम पब्लिक जानना चाहती है कि क्यों किया गया और क्या है इसके पीछे की वजह। आगे आते हैं, अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो पब्लिक किसका सर्वेंट है? बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं कोर्ट का लॉजिक। अब सिर्फ सेक्शन 3/4 पॉक्सो बचा है, जो कि मिनिमम सजा 7 साल की है। सेंगार 7 साल जेल काट चुका है। जो सेंगार है वो 7 साल जेल काट चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? एक 17 साल की बच्ची का रेप, उसके
पिता की जेल में मौत, फैमिली पर ट्रक से अटैक, 2 औरतें मारी गई यानी कि उनकी 2 जो चाचियाँ थी विक्टिम की वो मारी गई और विक्टिम खुद मर-मर कर बची और विक्टिम जो है वो खुद अपने जीने की या फिर अपने जीवन की भीख माँग रही है, इस सिचुएशन में फ़िलहाल है और सिस्टम कहता है ठीक है, कोटा पूरा हो गया है और कहीं न कहीं सिस्टम यही कह रहा है कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो केस अपडेटेड है, प्रोसेस में चल रही है और जो उनका कोटा है वो पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से क्या जस्टिस अब भी अटेंडेंस सिस्टम पे चला रहा है? यानी कि जैसा कि आप बात कर रहे थे प्रोसेस, तो क्या अब भी सिर्फ़ प्रोसेस ही फॉलो हो रहे हैं, असल में न्याय तो मिल ही नहीं रही है? विशाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूपी सरकार चाहती तो फाइल दोबारा खोलकर उन बच्चियों को भी इंसाफ देना चाहिए था। फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार मोहिंदर पंडेर अमेरिका में चला गया है और जी, जी विशाल। ओके, तो आप अभी फिलहाल दूसरे केस पे आ रहे हैं, हम इसी केस पे बात करते हैं। अ, इंडिया गेट पर क्यों गुनाह था? अब सबसे शर्मनाक हिस्से पे आते हैं और सबसे शर्मनाक हिस्से की बात करते हैं जहाँ पे इंडिया गेट पर पीड़िता को घसीटा गया था। 23 से 24 दिसंबर 2025 की बात है इंडिया गेट। एक लड़की आई, कोई पत्थर नहीं, कोई आग नहीं, कोई तोड़-फोड़ नहीं, सिर्फ एक प्लेकार्ड और सिर्फ एक माँग, मेरी जान और मेरी फैमिली की सुरक्षा। वहाँ पर जो पीड़िता है वो इंडिया गेट पर पहुँचकर उन्होंने सिर्फ़ एक ही माँग की कि मेरी जो पूरी फैमिली है उसको सुरक्षित रखा जाए और मुझे भी सुरक्षा चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने इसके बिहाफ़ में क्या किया? जहाँ पीड़िता ने आकर ये माँग की, अपने सुरक्षा की माँग की, उस पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया? घसीटा, धक्का दिया, मीडिया से बात नहीं करने दी, अपनी बात नहीं रखने दी। माँ को चलती बस से कूदने पर मजबूर किया और महिला पुलिस तक वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इस तरीके से जब एक पीड़िता अपने जीवन और अपने सुरक्षा की बात कर रही है, माँग कर रही है, उसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून व्यवस्थित है? क्या ये कानून ऐसा जो कर रही है वो वाक़ई में सही है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटिमिडेशन है। वाक़ई में ये अगर बात करें तो क्या ये वाक़ई में स्टेट जो है वो स्पॉन्सर्ड है? कहीं न कहीं जो सरकार है और जो सरकार के जो कहीं न कहीं सरकारी जो कामकाज चल रहे हैं और उस पर जो सरकारी निर्देश आ रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं। आपको क्या लगता है? जहाँ पीड़िता लगातार अपने फैमिली की सुरक्षा की माँग कर रही है, उसमें पुलिस उसको लगातार आकर घसीट रही है, उसके साथ बदसलूकी ही कर रही है क्योंकि वहाँ कोई भी महिला पुलिस मौजूद नहीं है। महिला पुलिस के ना मौजूदगी में विक्टिम के साथ ऐसा हो रहा है। जो विक्टिम पहले से ही काफ़ी टूटी है, काफ़ी सफ़र कर रही है, उसके साथ पुलिस ऐसा कुछ कर रही है, जहाँ उसकी माँ को एक बस से कूदने पर मजबूर किया जा रहा है, जहाँ विक्टिम को, पीड़िता को घसीटा जा रहा है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी और सुरक्षा की माँग कर रही है। तो क्या लगता है सिस्टम क्या कर रहा है और सिस्टम पर आपके क्या जवाब है इस पे? संजीव जी बोल रहे हैं संविधान ने ही अतीक का केस फाइल तैयार करके दबा कर रखा था। जब सरकार बेलगाम और बेखौफ हो तो ये सब होता ही है। तो आपका भी मानना है कि जो सरकार है वो बेलगाम है, बेखौफ है और यहाँ पर अगर किसी के साथ अपराध होता है या कोई विक्टिम है तो उसके साथ उसे न्याय नहीं बल्कि उसके साथ और अन्याय करना ये सही है? अगर हम बात करें आगे के बात की तो कोर्ट से सवाल, हम जुडिशरी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन सवाल पूछना अपमान नहीं होता है। वाक़ई में एक जो सवाल किया जाता है वो सवाल करना कोई अपमान नहीं है। क्या कोर्ट ने विक्टिम की सेफ्टी की प्रायोरिटी दी?
क्या बेल के प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए? क्या लॉ को जस्टिस से अलग कर दिया गया? अगर कानूनन अगर कानून के पल्ले जस्टिस ही ना बचे, तो कानून सिर्फ कागज रह जाती है। वाकई में अगर कानून कहीं ना कहीं सच्चाई, अच्छाई और विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो उसके जो कागजी कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज का पन्ना है या एक कागज का टुकड़ा ही रह गया है। ओके, आगे की बात करते हैं। अ, इस वैसे सही बात है। मैं एक बार फिर इस लाइव में जुड़ी हुई हूँ और आप सब भी जुड़ रहे हैं। लगातार आप अपने विचार और अपने आंसर्स और अपने जो आपके अंदर जो गुस्सा है, वो लगातार आप कनेक्ट करके ज़रूर ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस लाइव का जो मेन सवाल था, वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, वो यही था कि जब दोषी ठहरा दिया गया, तो फिर उसे हटाया क्यों गया? जब दोषी उसे ठहरा दिया गया, फिर भी वो क्यों फ्री हुआ और फिर क्यों वो आराम से घूम गया या फिर वो बच गया? अगर विशाल मेरे इस विचार पर, अगर इस मामले पर आप मेरे विचार जानना चाहेंगे, तो ये शायद मेरे ही विचार है जो मैं शायद अब तक इस लाइफ के दौरान कनेक्ट होकर बता रही हूँ, क्योंकि एक विक्टिम के साथ जो कि ऑलरेडी वो वीक पहले ही हो चुकी होती है, वीक है, उसको सपोर्ट करना, उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अ, आसान करना ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, हर एक नागरिक की होनी चाहिए या फिर सिस्टम की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके साथ और अन्याय होता गया। एक ऑलरेडी न्याय न्याय तरीके से बात की जाए तो न्याय को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन न्यायिक तौर पे उसके साथ अन्याय पे अन्याय होता गया और वो न्याय की माँग करती गई। आगे की बात करते हैं। विक्टिम को, उसकी आवाज़ को, उसके अधिकार को, उसके दर्द को और बचाया गया। प्रोसेस को एक्चुअली किसे हटाया गया, अगर बात करी की जाए, तो हटाया गया सिर्फ़ एक दरिंदे को या नहीं, सिर्फ़ एक दरिंदगी को नहीं या जिसके साथ गलत हो रहा था, गलत जिसने किया उसको नहीं, बल्कि एक विक्टिम को, बल्कि उसकी आवाज़ को जो लगातार हर एक सिस्टम से सवाल कर रही थी, जो लगातार अपने सुरक्षा की माँग कर रही थी, उसके अधिकार को, जो उसका मौलिक अधिकार था, उसे भी हटाया गया और उसके दर्द को, जो वो महसूस कर रही थी, जो लगातार अपने परिवार को खोकर वो महसूस कर रही थी, इसको हटाया गया। और अगर बचाया गया, जिसे बचाना चाहिए था, उसकी जगह किसे बचाया गया, ये मैं आपको बता दूँ, तो बचाया गया प्रोसेस को, टेक्निकैलिटी को और पावर को। ज़ाहिर-सी बात है, पावर को ही बचाया गया, क्योंकि एमएलए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर में है और पहले से ही उसे बचाया ही जा रहा था, सिस्टम लगातार उसे लाइफ इम्प्रिज़नमेंट दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आराम से शायद खुली हवा में साँस ले रहा है और यहाँ विक्टिम जो है, वो सुरक्षा की माँग कर रही है, अपने ज़िंदगी से लड़ रही है और अपने जीवन की माँग कर रही थी। अगर आगे बात करें तो ये केस सिर्फ़ उन्नाव का ही नहीं, बल्कि एक मिरर है, एक आईना है। इस मिरर में दिख रहा है कि पुलिस का सिलेक्टिव कवरेज, कोर्ट का टेक्निकल कंफर्ट, पॉलिटिक्स का कन्वीनिएंट साइलेंस। तो लगातार अगर बात करें इस केस पे, तो इस केस से कहीं न कहीं हमें पूरी तरीके से फेलियर और पूरी तरीके से हमें दिख रहा है कि किस तरीके से कोर्ट ने भी किस कैसे न्याय की जगह अन्याय का रास्ता ही शायद चुना और कहीं न कहीं विक्टिम की जगह कल्प्रिट को ही सपोर्ट किया। अगर बात करें, अगर हम आखिरी बात पर आते हैं, लेट्स टेक दिस टॉपिक टू अ क्लोज़र, बट इतनी बात के बाद आपके क्या-क्या विचार हैं, हम उसको भी लेते हैं। उम,
विशाल लगातार अपने विचारों को रख रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं फ़िलहाल जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी इस तरह के लाइव सेशन से जुड़ने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए और साथ ही साथ आप अगला लाइव सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसके लिए बिंदास भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव सेशन में जुड़िए और अपने विचार रखिए। हर दिन दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे मामले में सज़ा पर रोक लगाकर ज़मानत दे दी जाती है। बिल्कुल इस बात पे मैं एग्री करती हूँ कि इस तरीके के केसेज़ आई गेस हर दिन होते हैं और हर दिन शायद लोगों के साथ अगर केस की बात करें तो न्याय की जगह शायद अन्याय भी हो रहा है। राहुल चंद लिख रहे हैं, ये पहली लड़की कौन-सी है जिसके साथ अन्याय हुआ है? हज़ारों लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है, किसी को न्याय नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, जो राहुल लिख रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही बात है कि शायद 2 दिन कैंडल मार्च करके तीसरे दिन फिर वही अन्याय होना, ये बिल्कुल आम-सी बात बन गई है। व्हाई इन इंडिया पोलिगमी नॉट बैन्ड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी? अंकित राज ये सवाल कर रहे हैं। राहुल चंद जिसकी सत्ता होती है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो राहुल ने एक और विचार रखा है। विशाल लिखते हैं केवल न्याय संहिता की किताब बदलकर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। भारत में न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है कि केवल शायद रूल बुक चेंज करने से रूल्स नहीं चेंज हो जाएँगे। शायद उस रूल्स को भी फ़ॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं हम संजीव कुमार विक्टिम विदेश में जाकर साँस लेने पड़ता है। यहाँ पे संजीव लिख रहे हैं कि जो विक्टिम है इंडिया में उन्हें यहाँ नहीं सांस मिल रही क्योंकि यहाँ पे वो सेफ ही नहीं है बिल्कुल उन्हें बाहर जाकर सांस लेने की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेशन में और आगे आखिरी इस केस को हम डिस्कस करते हैं। आज अगर उन्नाव की बेटी को घसीटा जा सकता है तो कल किसी और को भी। अगर आज की बात करें तो आज अगर उन्नाव की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ये अगर न्यायिक तौर पर अगर उसे अपने जीवन के लिए अपने लाइफ के लिए भीख मांगनी पड़ी है तो शायद कल किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर आज रेपिस्ट को रिलीफ मिल सकता है तो कल किसी और को भी। जाहिर सी बात है आपके क्या विचार है इन स्टेटमेंट्स पर क्योंकि शायद अगर मैं ये स्टेटमेंट्स ले रही होंगी या मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ तो इस पर आपका भी कहीं ना कहीं ये गुस्सा फूटता होगा या इस पर आपको भी कहीं ना कहीं इस पर कोई रिएक्ट करने का मन करता होगा। इसलिए ये सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश के इंसाफ की क्रेडिबिलिटी की लड़ाई है। बिल्कुल ये एक लड़की की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं इस केस में हमने भी देखा कि कैसे अन्याय होता गया। जहाँ उसे न्याय की उम्मीद थी उसके साथ लगातार अन्याय होता गया। तो ये एक सिर्फ लड़की की लड़ाई नहीं है। ये कहीं न कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ ये पूरे देश की लड़ाई है। अब तक अगर आपने जो भी इस केस में अपडेट सुना, तो अगर क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी के साथ न्याय है? अगर ये न्याय है, तो अन्याय किसे कहते हैं? वाक़ई में अगर इस केस में फ़िलहाल अगर हम अब तक बात करें, तो हमने जितनी भी अपडेट ली है, इस बारे में जाना है, इस केस के बारे में, अगर सिस्टम का यही न्याय है और अगर किसी अगर कोई न्याय की माँग करता है और अगर यही न्याय है, तो अन्याय किसे कहते हैं? अंदाज़ भारत ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको जो कि अवेयर करे, एडुकेट करे और साथ ही साथ आपके भी विचार जानने की कोशिश करे, हमेशा आपके साथ लाइव सेशन में लेकर आता है बिंदास भारत। तो आप भी कनेक्ट हो और साथ ही साथ चैनल को लाइक और टॉपिक्स को शेयर और साथ ही साथ